नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से निस्संतानता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत और सैकड़ों दंपत्ति लाभान्वित। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। अक्सर बहुत सारे मरीजों के जो सवाल होते हैं, आम सवाल, मैं कोशिश करूंगी उनकी जवाब दूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करें। तो अपन शुरुआती उससे बात करेंगे। सबसे पहले अपन चलें कि मरीज की शिकायत होती है कि मैडम मुझे अक्सर चक्कर आते हैं। तो चक्कर आए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो ये चक्कर आने के 2 से 3 कारण ही होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि आपके खून की कमी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपके कान में कोई तकलीफ हो। तीसरा हो सकता है कि आपकी गर्दन में कोई अकड़न हो, ये जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये अगर 3 प्रमुख कारण होंगे तो आपको चक्कर आ सकता है और डॉक्टर को मिलना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा आएंगे और चीज मर्ज बढ़ गया तो दिक्कत आएगी। अब अगली उस पे आए तो कुछ महिलाओं का कहना होता है कि दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, एक के 2 दिख रहे हैं, मुझे रह रह के है ना ऐसा हो रहा है। हालांकि ये बहुत कम सिम्टम दिखता है, ये बहुत आम नहीं है। परंतु अगर किसी भी महिला को दिखने में कोई परेशानी है, सही से नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है या एक के 2 दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद आए कि बहुत सारी महिलाओं में मानसिक तनाव बहुत होता है। जब वो गर्भ से होती हैं तो उनको लगता है, बहुत टेंशन होता है कि ये बच्चा होगा तो कैसे होगा, अगर ये उनकी अपने दिमाग की धारणाएं बहुत सारी काम कर रही होती हैं। बहुत सारी औरतें इतनी ज्यादा टेंशन में जाती हैं कि उनको उल्टियां और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सोचती हैं कि गर्भ से छुटकारा मिल जाए या अबॉर्शन करा लें। तो ऐसी स्थिति में भी जब भी ऐसे अजीब से विचार आए तो भी अपने डॉक्टर से जाके एक बार परामर्श जरूर लेना चाहिए। इसके बाद अपन आते हैं कि अक्सर महिलाओं को उल्टियां होती हैं, बहुत ज्यादा उल्टियां शुरू हो जाती हैं। ये समझ लीजिए कि है ना, गर्भ का पता चलता है उसके 10-15 दिन बाद से ही उल्टियां होने शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको 1-2 उल्टियां होती हैं रोज की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर उल्टियां बहुत ज्यादा हैं और ये उल्टियां किसी भी तरह से रुक नहीं पा रही हैं और आप उसकी वजह से कुछ भी खा पी नहीं पा रहे, पानी भी नहीं पी पा रहे, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर इस उल्टी के साथ आपको दस्त लग रहे हैं तो भी डॉक्टर के पास जाके मिलना अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि ये 1-2 दिन में सही हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है। फिर एक और चीज अक्सर सवाल होता है कि मेरे दांत में दर्द है तो मैं क्या करूं। अक्सर महिलाओं के दांतों में दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को दिखा लूं, क्या मैं उससे फिलिंग करा लूं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने मुंह की जो हाइजीन है वो बहुत ज्यादा मेंटेन करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके खराब वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। और रही बात, कुछ महिलाओं के दांतों में छेद होता है या कोई भी तकलीफ होती है, तो वो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, दूसरा 3 महीना जो है, एक 3 में डिवाइड करते हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उसको फिलिंग या कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर करवा सकते हैं। उसके बाद हम अगर नीचे आए तो थायराइड। तो थायराइड कितना जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं है ना, दवा डॉक्टर के कहने के बाद भी थायराइड की नहीं खाती हैं और वो सोचती हैं कि क्या है, दवा रोज रोज क्या लेना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है। बच्चा अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे में धड़कन नहीं आए, बच्चा आपका विकसित होने में दिक्कत आ सकती है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो सकती है। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं थायराइड की वजह से। तो अगर डायग्नोसिस होता है तो शुरुआत के 3 महीने में अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जांचें होती हैं किसी भी गर्भवती की, तो उसमें सीरम थायराइड TSH T3 T4 बहुत मस्ट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत अफेक्ट करता है उस गर्भाशय शिशु के लिए। उसके बाद अगर आप आए तो अक्सर महिलाएं कहती है मेरी सांस फूल रही है। तो अगर आप ही की तरह कोई दूसरी महिला उसकी भी उतनी चलने पे या उसी कार्य को करने पे सांस फूलती है, तब तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सांस फूल रही है और सांस के साथ आपके सीने में दर्द भी हो रहा है,
तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत आवश्यक है। किसी फिजिशियन को दिखाइए अपने सांस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि फेफड़े में कोई परेशानी हो सकता है निमोनिया हो सकता है एस्थमा हो, और हो सकता है कोई कार्डियक डिजीज हो यानी हृदय रोग हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद सांस के बाद हम आए कि अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मेरी पसलियों में दर्द है, मेरे है ना मुझसे बैठते नहीं बन रहा, मेरी पसलियों में दर्द हो। तो पसलियों में दर्द भी एक आवश्यक कारण होता है आपको डॉक्टर से संपर्क करने का। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब गर्भ अवस्था है तो उसमें सोते कैसे हैं? कौन-सी पोज़ीशन हमारे लिए सबसे अच्छी होती है सोने के लिए? क्या सीधे हाथ की करवट पे या उल्टे हाथ की करवट पे? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सीधे हाथ की करवट पे आप सो सकते हैं, परंतु थोड़ी देर। इससे आपकी जो नस होती है हमारे शरीर की मेन, वो दबती है। तो बेहतर होता है कि हम उल्टे हाथ की करवट पे सोएं। ज़्यादातर टाइम हमें उल्टे हाथ की करवट पे सोना है, कुछ समय हम सीधे पे सो सकते हैं। और कोशिश करिए कि बिल्कुल सीधे मत सोइए, क्योंकि सीधा सोने से वीना कावा दबता है और जो बच्चे का खून का दौरा है वो भी कम होता है और कहीं न कहीं आपको इससे परेशानी आएगी, बच्चे की ग्रोथ कम होती है। अगर बैठने का काम है तो क्या हम पूरे टाइम पैर लटका के बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अगर पैर लटका के बैठना है तो कोशिश करिए कि वो बीच-बीच में उठते रहिए, खड़े होते रहिए, या आप पैर फ़ोल्ड करके बैठिए, या फिर आप सामने स्टूल रख के उसके ऊपर पैर रख के बैठिए। पैर के ऊपर पैर चढ़ा के भी नहीं बैठना, पैर को सपोर्टेड होना चाहिए। इवन जो बाथरूम में बैठते हैं तो उसमें वेस्टर्न टॉयलेट में भी एक नीचे पैरों के एक स्टूल रख लीजिए जिससे पैर थोड़े से ऊंचे हों। अगला सवाल आता है, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मेरे यहाँ इंडियन टॉयलेट है या मेरे यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है या यूरोपियन, उसमें मैं किस में बैठूं? तो देखिए, आप जिसमें आपके घर में जो हो और जो आपके लिए सहूलियत हो उसमें बैठिए। बहुत सारी महिलाएं इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ पाती, जोर लगता है, परेशानी आती है पेट के साथ उठने बैठने में। तो एक काम करा जा सकता है कि इंडियन टॉयलेट में एक रेलिंग लगा लीजिए जिसको आप, या एक हैंडल लगा लें जिसको आप पकड़ के बैठ सकें या उठ सकें। उससे आपको काफी ज्यादा सहारा मिल जाएगा जिनके यूरोपियन टॉयलेट नहीं है। तो क्योंकि आप यूरोपियन में तो नहीं चेंज करेंगे इतने से उसके लिए, तो बेटर है कि आप इंडियन टॉयलेट में एक हैंड रेस्ट लगा लीजिए जिसको पकड़ के आप उठ सकें, बैठ सकें। फिर आता है कि यूरोपियन टॉयलेट में और ज़्यादा अच्छा कैसे होगा? यूरोपियन टॉयलेट में आप हमेशा एक स्टूल रख सकते हैं, छोटा पटला जिसे बोलते हैं, आपके पैरों के नीचे, तो पैर थोड़े से ऊँचे जा सकते हैं, हल्के से ऊँचे घुटने से, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। फिर एक जो बहुत आम क्वेश्चन होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम खाएँ क्या? तो देखिए, आपका एक खाना जो है वो संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें दाल, रोटी, हरी सब्जी, भाजी, ककड़ी, सैलेड और थोड़े से चावल आना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को नहीं खाइए। बहुत ज़्यादा चावल, कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम बोलते हैं, चावल, आलू, रोटियाँ, इनका सेवन कम से कम करिए। और तेल, शक्कर, ये भी कम खाना होता है। आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेट गेन देंगी, तो कोई भी महिला का खान-पान जो है कस्टमाइज़ेशन अकॉर्डिंग टू वेट होता है उस महिला का। जब वो गर्भावस्था में आई थी तो वज़न कितना था, उस वज़न के हिसाब से आपको उसकी डाइट शेड्यूल करना पड़ती है, कस्टमाइज़ करना पड़ती है। तो कोई भी महिला अगर 50 किलो की है, तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें खा सकती है बैलेंस डाइट की। लेकिन अगर कोई भी महिला 50 से कम की है, तो उसमें थोड़ा वो फैट खा सकती है। और अगर वो थोड़ी-सी हष्ट-पुष्ट है और ओवरवेट है, तो डेफिनिटली उनको फैट्स एंड ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन करना चाहिए। तो इन जनरल खाने में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उसके सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड आता है फैट्स। तो प्रोटीन में क्या-क्या आएगा? शाकाहारियों के लिए हर वो चीज़ जिसमें 2 टुकड़े होते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। अभी मटर आ रहे हैं, मटर, चने, दालें, छिलके वाली, उसको अंकुरित करके खाइए। डेफिनिटली इसमें प्रोटीन की मात्रा भी है, कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं ही, और उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स, छेने की चीज़ें, और जिन भी चीज़ों में प्रोटीन का कंटेंट है वो खाइए। कोशिश करिए कि अपने फूड को फोर्टिफाई करिए। और जो लोग अंडा खा सकते हैं वो अंडा खाएँगे, और नॉन वेजिटेरियन नॉन-वेज खा सकते हैं, बट मॉडरेशन में। तेल को अवॉइड करिए, शक्कर को अवॉइड करिए, ये नुकसान करती हैं।
ड्राई फ्रूट्स के बारे में अक्सर औरतें पूछती हैं कि ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, आपके जो बादाम होते हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर वही चीज है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो काजू अखरोट ये कम खाइए, और अगर वजन कम है तो ये आप हर चीज खा सकते हैं। तो ये तो डाइट हुआ। पर एक चीज और बताना चाहूंगी, अक्सर महिलाओं के पेट में दर्द होता है गर्भ अवस्था के दौरान, और वो पेट में दर्द नीचे पेट में बना रहता है। तो ये मेन कारण होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी अक्सर महिलाएं पानी कम पीती हैं। तो यहाँ ये जरूरी था बताना कि पानी का सेवन या लिक्विड्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का जूस हो सकता है, गाजर का जूस, टमाटर का जूस आप ले सकते हैं, किसी भी दाल का सूप बना सकते हैं, टमेटो सूप, वेजिटेबल सूप, कुछ भी ले सकते हैं, पर लिक्विड ज्यादा लेना होता है। जरूरी नहीं आप पानी पिए, आप छाछ ले सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं, एनीथिंग इन लिक्विड फॉर्म, बट इट शुड बी टेकन रेगुलरली, रोज लेना होता है। और कम से कम 3 से 4 लीटर मिनिमम अकॉर्डिंग टू वेदर होता है। अगर बहुत गर्मी है, मई जून है, तो डेफिनेटली वो 5 से 6 लीटर पे चला जाएगा। अगर आपका पानी का सेवन सही होगा और पर्याप्त होगा, तो इससे आपके गुर्दे सही चलेंगे, इससे बहुत सारी चीजों में अंतर पड़ेगा। आपको ब्लड प्रेशर कम हो, मतलब हो सकता है कि हो ही ना। तो पानी का सेवन अत्यधिक जरूरी है। उसके बाद आप बात करें कि नमक, बहुत सारी महिलाएं गर्भावस्था में दौरान नमक ज्यादा अचार के तौर पे या पापड़ के तौर पे खाने लगती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको वजन ज्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर है, तो नमक का सेवन आपको कम करना पड़ेगा। अलग से आप ना डालिए ना खाने में। और हो सके, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो डेफिनेटली आपको लो सोडियम सॉल्ट खाना है, यानी कि जो सादा वाला नमक आता है बाजार में वो ना खा के आप कोशिश करिए कि सोडियम सॉल्ट लो वाला लीजिए, या बाजार में उपलब्ध होता है, या पोटेशियम सॉल्ट आता है, या सेंधा नमक। तो कोई ना कोई इस तरह के नमक ले लीजिए, रूटीन नमक मत खाइए। और आपका जो नमक होना चाहिए वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। नॉन आयोडाइज्ड नमक से नुकसान होता है, हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को ये कहना होता है कि जैसे हम, मेरे पैरों में सूजन आ जाती है तो क्या करें। देखिए, अगर आप लटका के पैर बैठेंगे तो डेफिनेटली सूजन का एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है ब्लड प्रेशर। तीसरा कारण होता है हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो भी आपके पैरों में सूजन रह सकती है। तो आपके डॉक्टर के पास जाइए और उनको ये बताइए कि आपकी सूजन हो रही है और कब से हो रही है, और क्या वो सुबह सो के उठने के बाद उतर जाती है, या पूरे टाइम चली रहती है, कि आपके पेट पे भी सूजन है, या आपकी आंखों के नीचे सूजन आ रही है। क्योंकि सूजन एक इंडिकेटर होता है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। तो इसको लाइटली नहीं लिया करिए। हमारी दादी नानियां कहती हैं कि प्रेगनेंसी है तो सूजन तो आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप एक प्रॉपर प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें सूजन नहीं आती। अगर आपका प्रोटीन कंटेंट सही है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, तो सूजन नहीं आएगी। अगर आपका खान पान सही है तो सूजन नहीं आएगी। तो अक्सर एक शिकायत और होती है महिलाओं की, कि मुझे है ना बार बार टॉयलेट आता है। तो देखिए, बार बार टॉयलेट पहले 3 महीने में आने का कारण अक्सर बच्चेदानी जो होती है वो पेल्विक ऑर्गन है, हड्डी के अंदर है। तो वो इरिटेट करती है ब्लैडर को। तो उसकी वजह से भी बार बार महिला को पेशाब आता है, शुरुआत में हल्का हल्का दर्द रहता है। तो ये विथ टाइम 2 महीने 3 महीने के बाद ये सही हो जाता है। और अगर महिला डॉक्टर के पास जाए और है ना यूरिन टेस्ट होता है, उसमें अगर कुछ नहीं निकलना तो इतनी चिंता का विषय नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, ये दर्द सही हो जाएगा। जैसे ही यूट्रस पेट पे आएगा, तो वो कब आएगा, वो 3 महीने के बाद आएगा। ठीक है। तो और यूट्रस ऐसी चीज है जो बढ़ रही होती है। जब आप गर्भ से होती हैं, शुरुआत होती है तो 7 सेंटीमीटर का होता है, और यही 9 महीने पे 35 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इतना खिंच रहा होता है, बढ़ रहा होता है, कि कहीं ना कहीं उसके प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं। उससे आपको हल्का हल्का दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, और अनकंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यूरिनेशन बार बार हो सकता है। इसके बाद एक जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी चलती है तो एक प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि लेट्रिन नहीं आ रही, और कई मरीजों को पाइल्स हो जाते हैं, बवासीर। तो ये लेट्रिन नहीं होना इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप पानी का सेवन कम कर रहे होते हैं। दूसरा होता है कि जैसे ही आपके जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से भी आते धीरे चलती हैं। तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन होना है। तीसरा, खान पान, फाइबर खाइए,
जूस कम पीजिए, फ्रूट जूस कम लीजिए, फाइबर्स फलों को मुंह से खाइए, पालक मेथी तिनके जो होते हैं जो नरम होते हैं उनके साथ खाइए। तो और जो गेहूं है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं खाइए, हस्क के उसका जो हस्क होता है उसके साथ खाइए या थोड़ा मोटा पिसा हुआ लीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और पर्याप्त पानी और अगर आपका भोजन सही है तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको रहता है ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दवा ले सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। कई बार लिवर करेक्शन करने से भी लिवर करेक्टिव सिरप्स आते हैं, गोलियां आती हैं, उसको खाने से भी या लेने से भी है ना आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। इसके बाद आता है एक प्रमुख सवाल कि हमें आराम कितनी देर करना चाहिए। तो कोई भी महिला जो गर्भ से है उसको कम से कम एक अच्छी नींद निकालनी है 8 घंटे की। 8 घंटे की रेस्ट उसको रात में जरूरी है और हो सके तो 2 घंटे दोपहर में रेस्ट लेना जरूरी है। तो इन ऑल 10 घंटे 10 घंटे का रेस्ट सफिशिएंट होता है, क्योंकि बहुत सी औरतें काम पे जाती हैं और बहुत से घर पे भी होती हैं, तो अक्सर ये सवाल आता है कि कितने घंटे का, तो ये टोटल 8+2 इतना रेस्ट होना चाहिए। इसके बाद एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो अक्सर महिलाएं करती हैं, क्या हम घर के काम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप घर के सारे काम कर सकती हैं। आप खड़े होके जितने काम कर सकती हैं वो उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपको खड़े होके खाना बनाना है, कोई भी काम खड़े होके करना है तो उसमें नहीं सोचेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, बहुत से बहुत जो काम जिनमें झुकना होता है या पोछा लगा रहे हैं बैठ के या बैठ के कपड़े धो रहे हैं, वो ज़रूर ना करें, परंतु आप खड़े होके हर काम कर सकती हैं। बाल्टियाँ वज़न ना उठाएँ, क्योंकि झुकने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वेट उठाने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई भी बड़ी चीजें ना उठाएं। जो बड़े बच्चे हैं, कई बार बच्चे जिद करते हैं गोदी में आने की, तो उनको गोदी में ना लें जो बड़े बच्चे हैं। वजन के बाद एक और सवाल आता है, तो घर के काम तो आपने सब कर लिए, रोज रूटीन का काम आपने सब कर लिया, इसके बाद आता है क्या मैं सफर कर सकती हूँ? तो देखिए, आप अगर रोडें अच्छी हैं, आपका जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप एक अच्छी रोड से जा सकती हैं, ट्रेन का सफ़र आप कर सकती हैं। फ्लाइट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कोशिश करें 3rd ट्राइमेस्टर में ना ट्रैवल करें, और बाय रोड अगर रोडें अच्छी नहीं हैं, तो ना ट्रैवल करें, क्योंकि धचके लगने से आपको अबॉर्शन या प्रॉब्लम हो सकती है। और जीना चढ़े कि नहीं चढ़े, ये एक सवाल है जो सबको परेशान करता है। तो देखिए, आप जीना चढ़ सकती हैं, जीना चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इम्पोर्टेंट होता है कि जीना चढ़ते में आप रेलिंग पे हाथ रख के चढ़िए, आराम से चढ़िए, लेकिन ये नहीं है कि मैं चढ़ नहीं सकती। जीना चढ़ने उतरने से कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। औरतें काम पे भी तो जाती हैं और सीधे भी तो चलती हैं, जीना चढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, अबॉर्शन है, पेट में दर्द है, डॉक्टर ने मना करा है, तब आप मत चढ़िए। लेकिन अगर आप बेड रेस्ट पे नहीं है तो प्लीज आप सब कुछ कर सकते हैं, जीना भी चढ़ सकती हैं। आपकी स्लीपर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो चप्पल है, ग्रिप सही हो चप्पल की, साइड में रेलिंग हो, और आराम से चढ़िए। सामान लेके मत चढ़िए। तो जीने पे चढ़ना उतरना कोई मना नहीं है, जो चीज आराम से करते बने वो सारी चीज कर सकते हैं। आप जीना नहीं चढ़ पा रही हैं, आपको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, फिर भी आप चढ़ रही हैं, तो वो मत करिए। बाकी ये सारी चीजें आप करिए जैसे आम जिंदगी गुजरती है, जैसे एक नॉर्मल आप थी प्रेगनेंसी के पहले, वैसे रहिए। खाने पीने का ध्यान रखिए और कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं, योगाज होते हैं, जो आपके एंटीनेटल, वो करिए। उससे क्या है, आपकी हर चीज फिट रहेगी, जॉइंट्स फिट रहेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान का ध्यान रखिए और नॉर्मल रहिए। कोई इतना टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होता है। जरूरत है जागरूकता की। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे सवाल हैं जो दिमाग में उठते हैं एक नई गर्भावस्था वाली महिला के, एक प्रेग्नेंट लेडी के, मैंने कोशिश करी है सारे जवाब देने की। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगला टॉपिक स्पेसिफिकली मैं लेके आऊंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में क्या हमें प्रिकॉशन रखने हैं, क्या करना है, डॉक्टर को कब दिखाना है। ये पहला ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर, ये तीनों टॉपिक मैं अलग अलग बना के अगला जो वीडियो आएगा उसमें भी बताऊंगी डिटेल्स। तो
अगर इन सब के विपरीत कुछ भी होता है तो मेरी आपसे अनुरोध है कि डॉक्टर को जाके दिखाएं कि ये सब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि आपका एक स्वस्थ बच्चे को जन्म हो। और जब तक अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।